Welcome all of you. I am going to discuss introduction to the subject engineering mechanics or applied mechanics, where we use the knowledge of this engineering mechanics that we will see with few examples. Here, suppose this is a tree here like this, and if we tie here rope like this, rope A and B, in which direction we should have to apply force. अपन कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, A या B? Naturally, your answer will be A, because here there is a notch I have provided. Notch. What happens here? Due to this notch, in this portion here, there is more stresses concentrated. Stress concentration occurs. That we will see later on. Here we use applied mechanics or engineering mechanics principles. Then we know on this supposed to be a plank, there is a nail like this. If you want to pull out this nail, there may be the option by using hammer like this and here handle. As the handle is short, ये हैंडल की लेंथ बहुत कम है, तो वी रिक्वायर मोर फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी. इसी हैंडल को यदि मैंने ऐसा कर दिया, तब यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे ऐसे ताकत ये कम लगेगी इस नेल को ऊपर करने में, निकालने के लिए, है ना. तो ये अपन ने क्या किया है, यहाँ पे आर्म बढ़ा दिया है. दैट वी विल सी इन दी टॉपिक्स वन बाय वन. तो यहाँ पे मोमेंट का प्रिंसिपल यूज होता है. मोमेंट जितनी ज़्यादा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतनी मोमेंट ज़्यादा, तो कम ताकत लगेगी और आसानी से ये नेल उठाया जाएगा. सेम थिंग यू हैव सीन. सपोज देयर इज ए स्टोन लाइक दिस, एंड इफ यू वांट टू टेक दिस और लिफ्ट दिस पूल, मान लो ये स्टोन यहाँ पर अपने को ये उठाना है यहाँ से, तो अपन क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पर कोई भी पत्थर या ऑब्जेक्ट रखा देते हैं और फिर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, इसके सहारे स्टोन को उठाया जा सकता है. इसमें ये जो है, ये अगर मैं यहाँ लगाऊं तो मुझे ताकत ज़्यादा लगेगी. यही अगर ऑब्जेक्ट यहाँ लगाऊं तो ताकत कम लगेगी. ये एक, या तो ये ऑब्जेक्ट जो भी लगाया अपन ने, छोटा सा स्टोन, ये इसी जगह पर रहने देते हैं, तो ये हैंडल के अगर रिड्यूस भी करते हैं तो भी पॉसिबल होगा. अगर मान लो उठ नहीं रहा है, फिर से ये रॉक जो भी बड़ा स्टोन है ये उठ नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दो अल्टरनेटिव है. एक तो इसको और नजदीक रखेंगे यहाँ पर, या तो इस हैंडल की लेंथ बढ़ा देंगे, और लेंथ बढ़ गई. जैसे हैंडल की लेंथ बढ़ गई और यहाँ पे अपन ने अगर फोर्स लगाया है, तो ये स्टोन आसानी से उठ सकता है, क्योंकि अपन ने यहाँ से आर्म बढ़ा दिया है. ये हो गया. तो ये भी यहाँ पर मोमेंट का प्रिंसिपल यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होता है. अनदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. दूसरा,
आपका यदि अगर ट्रक मान लो फेल हो जाता है या कुछ भी, तो टायर रिप्लेसमेंट के टाइम अपन यूज करते हैं जैक। और जैक जो यहाँ पे लगाते हैं अपन कोई भी व्हीकल के लिए, ऐसा एक जैक लगा देते हैं जिसके हैंडल के सहारे अपन इसको ट्रक को लिफ्ट करते हैं। ये आएगा सिंपल लिफ्टिंग मशीन में। इसके डिटेल्स, इसकी इफिशियंसी कम रखी जाती है, ज़्यादा इफिशियंसी रहे तो क्या इफेक्ट आएगा, ये सब चीज़ें अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे। तो दिस जैक दैट वी यूज टू लिफ्ट इन इट व्हीकल, इट में बी ट्रक और इट में बी कार, तो उसके लिए अपन एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जैक यूज करते हैं। तो ये जैक भी है, इसमें जो प्रिंसिपल लगाया है वो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रिंसिपल लगाया गया है। देन सपोज दिस इज ए डैम, पानी स्टोर करने के लिए डैम है और यहाँ पर वाटर अपना स्टोर है। वाटर का प्रेशर बहुत रहता है, इसमें दो चांसेस है। एक तो ये डैम जो है ये ऐसा ओवरटर्न हो जाएगा, टर्न हो जाएगा और गिर जाएगा प्रेशर से, इधर से प्रेशर है वाटर का। एक पॉसिबिलिटी है ओवरटर्निंग करके, वो लिखा है मैंने ओवरटर्निंग। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पानी का प्रेशर है, फोर्स जो है ऐसा, इससे ये डैम जो है ये खिसक सकता है ऐसे। तो ये हो गए, यफ मैंने लिख के रखा है, अभी मैं बताऊंगा। स्लाइड हो गए, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तीसरी क्रशिंग की है, वो अपने को देखना अभी नहीं है फिलहाल। ओवरटर्निंग न होने के लिए वो अपने को क्या करना है, ये जो विड्थ है इसकी बढ़ा देना है ऐसे। ये हो गया अपना डैम, न्यू डैम, जिसकी विड्थ बढ़ा दी अपन ने। अब विड्थ बढ़ गई, ओवरटर्निंग होने के चांसेस हो गए एक। अब दूसरा स्लाइड, उसका इसका कुछ संबंध नहीं, स्लाइड भी हो सकता है। तो स्लाइड नहीं होने के लिए यहां पर जो है फ्रिक्शन बढ़ाना है। जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो ये स्लाइड नहीं होगा, बराबर है। तो दोनों भी फैक्टर से, ओवरटर्निंग और फ्रिक्शन, इससे ये डैम जो है ये अभी सेफ हो गया। इसमें भी जो प्रिंसिपल यूज किया गया है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो देखिए आप इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, हर जगह प्रैक्टिकली अपन जो यूज करते हैं। और आएगा एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कोट करने जा रहा हूँ। साइकिल, एक और दूसरा पहिया। अब यहां पर मैं एक अल्टरनेटिव दे रहा हूं, ये जो व्हील है इस तरह और यहां पर पैडल, बाकी जाने दो आप। साइकिल, अब दूसरी साइकिल, जिसमें ये व्हील बड़ा है और ये व्हील छोटा है, ऐसी चेन पास ऑन हो रही है और ये पैडल। कौन सी साइकिल में ताकत ज़्यादा लगेगी, या तो कौन सी इसमें ताकत कम लगेगी? सिंपल बात है, यहां पर ये व्हील बड़ा है तो इस केस में ताकत कम लगेगी, फोर्स जो है ये कम लगेगा और यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। F1 मान लो, F2। अब दूसरी केस, इसी साइकिल में यहां पर ये व्हील बड़ा है, ये छोटा है, तो यहां पर ताकत कम लगेगी। अब इसी में हो गया ये ताकत। अब ये जो पैडल है, इसी पैडल को मैं यदि छोटा कर देता हूं, इतना छोटे, जैसे ही पैडल छोटा हो गया तो यहां पर ताकत
बहुत ज़्यादा लगेगी, और जितनी पैडल की लेंथ रहेगी उतनी ताकत कम लगेगी उसमें। लेकिन एक लिमिटेशन है, पैर भी कितना ऊपर आना चाहिए, जमीन को भी ये पैडल नहीं लगना चाहिए। जैसे ये मान लो सरफेस है, अभी पैडल मैंने जो बताया तो जमीन को लग रहा है, फिर कैसे गाड़ी चलेगी तो जमीन के ऊपर भी लगना चाहिए, और कुछ क्लियरेंस भी रहना चाहिए। कुछ पत्थर आएंगे 15 सेंटीमीटर का, ये सब ध्यान में रखते हुए इसकी डिजाइन की जाती है कि पैडल की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितना हो सकती है, ताकि इधर में लगे भी नहीं किसी स्टोन को या पत्थर को, या कुछ नाली आ गई, गड्ढा आ गया, उसमें भी ना अटके, और अपना पैर जो है ये भी कितना ऊपर जाएगा। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसका मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ पैडल की दी जाती है, मैक्सिमम पॉसिबल। हाँ, यहाँ पर भी मोमेंट का प्रिंसिपल लगेगा, टर्निंग इफेक्ट, तो अपन वो मोमेंट के टाइम वो प्रिंसिपल देखेंगे। अभी तक आप देखे हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड सो ऑन, आगे है और 16 व्हीलर, 20 व्हीलर जो भी। लेकिन आपने ये सोचा है कि सिंगल व्हील बाइक, सिंगल व्हील साइकिल सर्कस में देखते हैं अपन, लेकिन वो टाइम बिंग छोटे से टाइम के लिए बैलेंस करके वो चला लेता है। सिंगल व्हील, अभी एक ऐड आ रही है, वैसे सिंगल व्हील साइकिल या सिंगल व्हील व्हीकल क्यों नहीं बनी, ये भी सोचने की बात है ना। इसका मेन रीजन जो है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हील का जो है ये सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से लोड ट्रांसफर होगा। अब इसके ऊपर जो भी पर्सन रहेगा उसका जो सीजी रहेगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपना भी सीजी है, हर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर में अपन देखने वाले हैं, ये है सीजी। अब इस केस में सीजी बराबर यहां से पास हो रहा है, सीजी और ये सब फोर्सेस जो है ये एक्ट करते हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सीजी यहां से बराबर एक्ट हो रहा है ना। यहां पर पूरा बैलेंस बनेगा, इसमें गिरने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ये पर्सन मान लो थोड़ा भी झुक जाता है, अब सीजी उसका हो गया यहां पर बाजू में चले गए, तो अब ये सीजी की लाइन ये और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों में हो गई गैप, तो आदमी गिरना ही है नीचे। अगर मान लो पीछे झुक गया थोड़ा तो उसका सीजी यहां पर, तो ये ओवरटर्न इधर हो जाएगा, ये ओवरटर्न इधर हो जाएगा, गिरेगा। इस मेन रीजन की वजह से अभी तक इतने लेटेस्ट ज़माने में भी सिंगल व्हील ड्राइव व्हीकल नहीं बनी है। जो आ रहे हैं उसमें भी बैलेंस बहुत रखना पड़ता है, सीधे ही खड़े रहना एक कंपलसरी है। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा हो जाता है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है। सर्कस की बात छोड़ दो, वो टाइमिंग है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते वो भी। देन अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग, अगर मान लो किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब इसमें का बोन जो है ये मैं बता रहा हूं आपको, ये टूट गया, यहां से ये 2 बोन टूट गए। अब डॉक्टर क्या करते हैं, यहां पे प्लेट लगाते हैं। अब ये जो प्लेट लगती है ऐसी ये प्लेट लगा दी ताकि ये मजबूत हो जाए। नट लगा दिया और एक नट इधर में लगा दिया, एक नट इधर लगा दिए, प्लेट लगा दिए, स्टिचेस मार के ओके। लेकिन जैसे ही उसका प्लास्टर खुलने के बाद अब ये क्या होगा, एक स्क्रू है, तो ये जो
बोन है ये नेचुरली मूव होगा, बोन मूव हो गए। तो यहां पर एक स्क्रू से काम नहीं चलेगा। मिनिमम जो स्क्रू है ये 2 चाहिए इधर। अब इधर 2 लगाए लेकिन इधर 1 लगाएंगे। ये जो प्लेट है, ये इनलार्ज करके बता रहा हूं, ये प्लेट है, यहां पर 1 लगा दिया अपन ने नट, और इसको ऐसे बोन है, ये पिन में से टर्न होगा, इधर में भी होगा इधर में भी होगा, है ना। इसका ये टर्निंग नहीं होने देने के लिए यहां पर चाहिए अपने 2 स्क्रू, मिनिमम 2 के ऊपर 3 लगाए 4 लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम 2। तो इधर में मिनिमम 2 और इधर में भी मिनिमम 2 लगेंगे, तब जाके होगा। सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हर किसी को, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उसका यूज आप अच्छे से कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। बहुत से छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए इसके प्रिंसिपल्स यूज में लाया जा सकता है। इसलिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज कोर सब्जेक्ट। अब क्या होता है, कुछ एग्जाम्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है उनके सिलेबस में, तो नेचुरली बहुत से बच्चे उसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, ये स्टार्ट हो जाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेगुलर एग्जाम में है। लेकिन आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये डिपेंडेंट जो है ये सब्जेक्ट्स उतना आपका उसमें मास्टरी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए बेसिक नॉलेज जो है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रहना जरूरी है। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेनली। अब मैं जो यहाँ पे पोर्शन लेने जा रहा हूँ, इसके जो चैप्टर्स हैं ये सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए जो टॉपिक्स यहाँ पर लिए हैं, एक तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस अपन देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ये रहेगा फोर्स। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फोर्स चैप्टर लेंगे अपन, तीसरा इक्विलिब्रियम लेंगे, इक्विलिब्रियम, देयर आफ्टर फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा अभी फ्रिक्शन काम आया था आपने। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे, फिर ग्राफिक स्टैटिक लेंगे, एक ग्राफिक स्टैटिक, और लास्ट में मशीन, ये भी। तो इतने चैप्टर्स मैं यहां पर कवर करने जा रहा हूं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फोर्स, तीसरा इक्विलिब्रियम, चौथा फ्रिक्शन, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड देन ग्राफिक स्टैटिक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कभी कभी चुटकी में एक छोटी सी डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। इसके प्रिंसिपल्स बहुत काम के हैं। और सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सो ये अपनी थीम रहने वाली है। अब वन बाय वन सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और concept, some portion revision, derivative integration in simple form. This thing we will see here. First definition comes engineering mechanics. What is engineering mechanics? It is the branch of science
It is the branch of science which deals with the effects of forces on the body. The body may be in rest condition or it may be in motion. In simple language, अपन यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं? System of forces, types of forces. It means we are going to study the forces. Pull type, push type, concurrent, linear, collinear, coplanar, like this. So study forces and their effect on body. फोर्सेस की स्टडी, उसके बाद में फोर्सेस लगाने के बाद बॉडी पर क्या इफेक्ट आने वाला है. अब बॉडी जो है, कोई एक आधा ऑब्जेक्ट है, वो दो कंडीशन में रह सकता है. एक तो रेस्ट कंडीशन में, दूसरा मोशन में. तो दोनों भी इस पे, अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, और मोशन में है तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा फोर्सेस लगाने के बाद. दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इसमें क्या देखने वाले हैं? स्टडी ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी. Effect of forces on body. Body may be in rest condition or it may be in motion. So in simple language, समझ में आ गया? Engineering mechanics means it is the branch of science which deals with study of forces and effects of forces on the body, and the body may be in रेस्ट कंडीशन और इट मे बी इन मोशन. रेस्ट कंडीशन में क्या इफेक्ट आएगा? भले वो बॉडी जो है स्लाइड होगी क्या, ओवरटर्न होगी क्या, अभी अपन ने देखा था, बराबर है, मूव होगी क्या. तो ये जो इफेक्ट्स है ये अपन रेस्ट कंडीशन बॉडी देखेंगे. अगर बॉडी कोई मोशन में है, उसके ऊपर नीचे से टायर के फ्रिक्शनल फोर्सेस है, अगर रास्ता खराब हो गया तो वहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी, या तो ताकत ज़्यादा लगेगी, या तो ब्रेकिंग फोर्स लगाने के बाद गाड़ी का एक्सेलरेशन कम होता है क्या, कितना कम होता है, अब वो कंडीशन में गाड़ी कितने दिन दूर तक जाएंगी, ये ट्रांसपोर्टेशन में है आपको. तो ये रेस्ट कंडीशन में बॉडी अगर है और मोशन में है तो उस पर क्या इफेक्ट्स आने वाले. दिस थिंग वी स्टडी इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सो इट इज the basic definition of engineering mechanics. Then we go for next point, necessity. अब कोई भी चीज, हर सब्जेक्ट की नेसेसिटी पता रहना चाहिए. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इसका, इसकी आवश्यकता क्या है पढ़ने की, इसके क्या काम आ सकता है ना. तो वी स्टडी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. डे टू डे लाइफ में भी इंजीनियरिंग में तो आती है, डे टू डे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं. आपके हो सकता है सिलाई मशीन है, वो चलना, या साइकिल का चलना जाम हो गई, तकलीफ ज़्यादा हो रही, ज़्यादा ताकत लग रही, तो अपन लुब्रिकेंट ऑयल देते हैं, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं. अगर मान लो आपके पास में बहुत ही स्मूथ पेन और स्मूथ पेपर, कागज दिया, तो उस पर लिखने के लिए बोल दो, आप लिख नहीं पाएंगे स्मूथ रहने के. वहाँ पे फ्रिक्शन आवश्यक है. अपना चलना फिरना ये जो ये सब फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है. अगर जूते घिस गए तो अपन गिर जाते हैं, चलना मुश्किल होता है. सो दिस इज द यूज ऑफ फ्रिक्शन. आप लोगों को फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा पता रहते हैं, लेकिन यूजेस उसके बहुत ज़्यादा है. सिविल इंजीनियरिंग में डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा उसके यूजेस है. ओके, सो नेसेसिटी, वी स्टडी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम.
अभी मैंने आपको बताया देखा था, पत्थर आ गया, पत्थर को उठा के बाजू में करना है तो अपन वहाँ पे फलक्रम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये छोटे मोटे जो है बहुत से प्रॉब्लम आते हैं इंजीनियरिंग में, और उसको सॉल्व करना है तो उसमें अपना अप्लाइड मैकेनिक्स का नॉलेज ये काम में आता है डेफिनेटली। देन कोई स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करना है और उसका स्टडी करने के बाद उसको डिज़ाइन करना है। कोई मान लो बिल्डिंग है, मकान है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसका जो डिज़ाइन बनता है इसमें बहुत प्रिंसिपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूज़ होते हैं। ये भले फर्स्ट ईयर में छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज यदि नहीं है तो वो आगे डिज़ाइन नहीं कर सकता, एनालिसिस भी नहीं कर सकता है। जब तक एनालिसिस नहीं होगा अच्छे से, डिज़ाइन अच्छे से हो ही नहीं सकता। तो उसका नॉलेज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वहाँ पर भी आवश्यक है। तो पहला क्या देखा अपन ने, स्टडी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की स्टडी करना एंड फाइंड आउट सॉल्यूशन, फाइंड आउट सॉल्यूशन, ये पहला हो गया। दूसरा एनालिसिस एंड डिजाइन। अभी एनालिसिस एंड डिजाइन, अभी आप अगर नए हैं, वैसे आपको तो पता है ही, फिर भी एनालिसिस यानी कितनी मोमेंट आएंगी, कितना शियर फोर्स आएगा, कितने फोर्सेस डेवलप होंगे, उसकी डायरेक्शन कितनी रहेंगी, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ये सब चीज़ें जो निकालते हैं दैट इज कम्स अंडर एनालिसिस। अब वो एनालिसिस करने के बाद अपने को पता चलता है कि इतना फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इतना शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, इतनी मोमेंट आ रही है, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो एलिमेंट है, मान लो कॉलम है, बीम है, स्लैब है, कौन से साइज का देना है, उसके बाद उसमें कितनी रेनफोर्समेंट देना है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, ऊपर रेनफोर्समेंट देना है या नीचे देना है, ये सब चीज़ें जो है इट कम्स अंडर डिज़ाइन। और तीसरा इसका मेन यूज है टू स्टडी द अदर सब्जेक्ट। SMT stands for Strength of Material, Theory of Structure, FM means Fluid Mechanics, Analysis of Structure, Soil Engineering, ऐसे बहुत सब्जेक्ट में, इवन सर्वेइंग, इसकी जब स्टडी करेंगे अपन अलग अलग बाकी सब्जेक्ट थी, उसमें कभी भी कहीं पे भी किसी भी फार्मूले में ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रिंसिपल या फार्मूले, उसका जो नॉलेज है, कंसेप्ट, ये लगने वाला है। इसलिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर जनरल पब्लिक आल्सो, वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं यहाँ पर मिनिमम जो है, जो अपने काम का है, वो उतना पूरा के पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ। देन डिवीजन और क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिविजन्स क्या है और क्लासिफिकेशन कैसे बनता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में, एक है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनेमिक्स में? स्टैटिक यानी जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग दोज फोर्सेस वी फाउंड द बॉडी इन रेस्ट कंडीशन, बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। आप डैम देखते हैं, बिल्डिंग, आपके घर के टेबल या कॉलेज के टेबल, चेयर, ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन वहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ फोर्सेस नहीं है, नहीं कुछ फोर्स लगा है तो उसका ओन वेट तो है, दैट इज ऑल्सो फोर्स। ओके, अगर आप एक मान लो फॉर एग्जाम्पल टेबल ही रखा है, अब उस टेबल पे कुछ नहीं है, लेकिन उसके तो टेबल का वेट है, पहिए के वेट है। दीज वेट्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ एक्ट होंगे, फोर्सेस लगी। चार पहिए हैं टेबल को, तो चारों लेग में से फोर्सेस जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो टेबल जगह पर है। अगर इसका एग्जांपल दूं, ये टेबल, ये चार पहिए जमीन पर रखे,
इसके बावजूद इसके वेट से ये टेबल नीचे नहीं जा रहा है। इसमें के फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब उसको अपोज करने वाला न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हेन देयर इज एक्शन देयर विल बी रिएक्शन, उसको अपोज करने वाला एक फोर्स यहां हो गई, एंड दिस फोर्सेस वी कॉल रिएक्टिव फोर्सेस रिएक्शन, एंड टेबल इज इन रेस्ट कंडीशन। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ऐसे सिमिलरली बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है। वो फुटिंग में से जो फोर्सेस जा रहे हो उसको बैलेंस किया गया और बिल्डिंग खड़ी है। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स अपन देखने जा रहे हैं, इट कम्स अंडर द हेडिंग स्टैटिक्स, एंड all bodies will remain in rest condition. This is one part of engineering mechanics. For civil engineer, basically the static part is very much important. Small concept, simple concept of dynamics you will require in few cases in machine और means fluid mechanics में जो है machines, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। उतना नॉलेज फिजिक्स से भी आ जाता है, जो आपने 10 तक का फिजिक्स पढ़ा है उससे भी उतना नॉलेज भी दैट इज सफिशिएंट। इसलिए इस पे ज़्यादा अपन फोकस करने वाले नहीं हैं, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। डायनेमिक्स मीन्स इट इज रिलेटेड टू बॉडी इन मोशन, बॉडी मोशन में जब है तब। ओके, इसके दो पार्ट हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। इसमें डिफरेंस क्या है? बॉडी मोशन में है, या तो कोई पत्थर फेंक दिया अपन ने, अपने कैलकुलेशन क्या रहेंगे, ऐसा पत्थर फेंकने के बाद वो पत्थर कितने डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा, जमीन पे गिरने के बाद यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, इसकी यहाँ की स्पीड इतनी है तो वहाँ पे कितना स्पीड से गिरेगा, उसको ड्यूरेशन टाइम कितना लगेगा, ये कैलकुलेशंस है। कुछ डेटा अवेलेबल रहेगा, तो ये जो चीज़ें हैं कैलकुलेट करना, इसमें जो अप्लाई किया अपन ने फोर्स, वो फोर्स को नहीं लेना है। जो भी स्टोन है उसका जो भी मास है, उसका वेट है, इसको भी नहीं लेना है। ना फोर्स कंसीडर करना है, कितना लगा है मेरे को नहीं मालूम, वेट वो भी नहीं पता, फिर भी ये कैलकुलेट करना है। दिस थिंग कम्स अंडर काइनेमेटिक्स, वेयर वी विल नॉट कंसीडर फोर्स, वी विल नॉट कंसीडर मास ऑफ द बॉडी इन आवर कैलकुलेशंस। तो फिर क्या करेंगे? तो उसमें फोर्सेस जो बाकी अननोन डेटा है वो निकालेंगे अपन। जो बेसिक इक्वेशंस अपने पास है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें ना फोर्स है ना मास है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसमें भी नहीं है। देन थर्ड वन, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, तीसरा इक्वेशन। With the help of these equations of motion, we can find out unknown, and it comes under kinematics. ध्यान में आ गया? अब दूसरा जो पार्ट है इसी डायनेमिक्स का, ये है काइनेटिक्स। इस काइनेटिक्स में फोर्स और मास को कंसीडर करना है। जब काम गिरेगा तो ये इक्वेशन भी यूज होंगे। तो ये काइनेटिक्स बेसिकली क्या पे डिपेंड है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F इज इक्वल टू m इंटू ए और F इंटू ए। दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू जस्ट रीअरेंज। F लेफ्ट हैंड साइड में मैंने m a ले लिया, तो इक्वल टू हो गए 0। दिस इक्वेशन is called dynamic equilibrium
इक्वेशन, इसको क्या बोला जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसके सहारे अपन प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। इट कम्स अंडर काइनेटिक्स। तो इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक?